Спасибо, Курашевич. यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जैन जी, करवाते नहीं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर अजय हार्डिया जी, अन्य चिकित्सकगण, अन्य पद्धति के भी ऐसे पदाधिकारीगण और पूरे देश भर से आए हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करने वाले ऐसे सभी चिकित्सकगण, अभी अजय जी जो जानकारी दे रहे थे वो चिकित्सक के रूप में और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ध्यान में रखकर वे विषय रख रहे थे और मेरा जैसा परिचय कराया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पूरे देश में घूमता हूँ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को ही जोड़ता हूँ। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता कैसा सोचता और देखता है, मैं उसको ध्यान में रख करके ही अपना विषय सबके सामने रखता हूँ। तो मेरी बात भी स्पष्ट होगी, मेरा दृष्टिकोण भी आएगा और आपका विषय भी आ सकता है। हमारे देश का जो मेडिकल सिस्टम है वो पैथीसेंट्रिक का मतलब होता है कि जो विद्यार्थी जिस पद्धति में प्रशिक्षण ले रहा है उसका तो वो जानकार होता है और अच्छा जानकार होता है, लेकिन उसको दूसरी पद्धति की भी कुछ अच्छाइयां ये मालूम नहीं होती क्योंकि उसने पढ़ा नहीं। अपने देश में यही हो रहा है। मैं सभी प्रकार के चिकित्सकों से मिलता हूँ, मेरी वार्ता भी होती है और हर विषय की होती है। सोशल इम्पैक्ट की भी होती है, एकेडमिक्स की भी होती है, विजन की भी होती है और रिसर्च की भी होती है और पब्लिक हेल्थ की भी होती है। तो मेरे ध्यान में यही आता है कि हर पैथी का चिकित्सक जो अपने में बहुत कुशल है, परिश्रमशील है, उसको अपनी पैथी का अभिनिवेश भी है, लेकिन दूसरी पद्धति की जानकारी न होने के कारण वह जितना जानकार है उतना ही जानकार है। पूरे देश भर में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां, बल्कि पूरे विश्व भर में हर पद्धति की अपनी अपनी विशेषता है और जहां विशेषता वहां उसकी सीमा भी है, स्ट्रेंथ भी है, लिमिटेशंस भी है। हम अपनी स्ट्रेंथ को तो जानते हैं, लिमिटेशंस को भी हम जानते हैं और इसीलिए हर प्रकार का चिकित्सक हर प्रकार के रोगी को ट्रीट नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशन है। और यही कारण है कि ग्लोबल लेवल पर भी इसके बारे में चर्चा बहुत होती है, कुछ काम भी होते हैं। WHO में जाएंगे, वहां देखेंगे तो आपको हर थेरेपी का एक सेक्शन ही मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में जितनी थेरेपी है, हर थेरेपी का एक सेक्शन है वहां पर। हमारे यहाँ प्रचलित हो या ना हो, लेकिन वहां पर एक सेक्शन है, वहां पर व्यक्ति है, उन्होंने व्यवस्था बनाई है अपनी। और अपने देश में भी एक चीज ध्यान में आती है कि जिस जिस पद्धति के चिकित्सक जिस प्रकार से काम करते हैं उस तरह से उसका विकास हुआ है, लेकिन अलग अलग विकास हुआ है। मैं ध्यान करता हूं, पिछले वर्ष जब G20 की मीटिंग्स चल रही थी तो 17-18 अगस्त 2023 को गांधीनगर में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स की ग्लोबल मीटिंग बुलाई थी और उसी के दूसरे फ्लोर पर सभी हेल्थ मिनिस्टर्स की भी G20 की मीटिंग चल रही थी और बहुत सारे लोग कॉमन थे। वहां देखने में आता था
कि हमारे देश के जितने प्रेजेंटेशंस थे वे सब बहुत एडवांस थे। वो एजुकेशन सिस्टम में होंगे, रिसर्च में होंगे, परिणाम में होंगे, प्रभाव में होंगे, हर एक में दिखाई पड़ते थे। लेकिन कुल मिला के संख्या कम रहती थी, रिकवरी कम दिखाई पड़ती थी, परफॉर्मेंस कम दिखाई पड़ती थी। और देश के बाहर के जितने सिस्टम्स थे उनका कोलैबोरेशन मॉडर्न विद ट्रेडिशनल मेडिसिन के होने के कारण से उनकी रिकवरी रेट ज्यादा होती थी, जबकि उनका विकास कम। तो हमारे देश के भाग लेने वाले जितने डेलीगेट्स थे सबको लगता था कि हमारे यहाँ भी कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। ये बात अलग है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी में यह विषय 2017 में ही आ गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आरोग्य भारती 2002 में स्थापित हुई और तभी से इंटीग्रेशन का विषय आरोग्य भारती का विषय है। आरोग्य भारती ने इस पर पुस्तकें भी प्रकाशित की है। जो पॉलिसी बन रही है उसे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हमने दिया है और देश भर के लोगों को जोड़ करके दिया है, अकेले नहीं दिया है। और इसलिए इंटीग्रेशन का एक पार्ट बनना ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन उससे भी आगे और एक पहलू जो हमको ध्यान करने के लिए है कि सभी थेरेपीज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, कोई भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक है, कोई भी विरोधी नहीं किसी की भी। हाँ, चिकित्सक को ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी लिमिटेशन कहां तक है, वहीं तक उसको जाना चाहिए। उसने अपनी लिमिटेशन क्रॉस की तो उसी को कठिनाई होने वाली है, तो इसको ध्यान में लेना। अपनी अच्छाइयों को ध्यान रखना, उनका उपयोग करना यह आवश्यक है। किसी भी थेरेपी को स्थापित होने के लिए 4 डायमेंशंस है। एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ सिस्टम चाहिए, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं। दूसरा, रिसर्च वर्क चाहिए, परिणाम भी मिले, प्रमाण भी मिले, डाटा भी मिले, जिससे कि इंटेलेक्चुअल क्लास को सेटिस्फाई भी किया जा सके और हमेशा के लिए बताया जा सके। एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज है पब्लिक अवेयरनेस चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, हमारी अच्छाई होने के बावजूद भी हम उसमें अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और चौथी चीज है राज्याश्रय चाहिए। किसी भी पद्धति के लिए राज्याश्रय भी आवश्यक है। ये 4 पहलुओं की आवश्यकता है। ये जो ह्यूमन बॉडी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कितना कॉम्प्लेक्स है, मैं बायोकेमिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, 77 से बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा हूं मैं। तो मेरे ध्यान में आता है, सारे प्रकार सब प्रकार के चिकित्सकों से भी मिलता हूं, साइंटिस्ट से भी मिलता हूं। मेरे ओरिएंटेशन भी एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड है। तो भी मैं अनुभव करता हूं इतनी रिसर्चेस के बाद भी बहुत सारे फैक्ट्स अभी भी अनआंसरेबल है। और इसीलिए हर थेरेपी में रिसर्च की आवश्यकता होती है, बराबर आवश्यकता। अपने को हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ता है, आगे भी रहेगी, इसको आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। यही हमारा ये रास्ता है। और एक चीज है, अभी उसकी चर्चा हो गई लेकिन मेरे रेफरेंस में इसलिए मैं बताता हूं। व्यक्ति स्वस्थ है अर्थात क्या है? लेमैन की भाषा में तो हम कहते हैं जिस व्यक्ति को अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, तो हम कहते हैं वो व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन अलग अलग थेरेपी में अलग अलग है। आयुर्वेद में सम दोष समाग्न समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। सभी दोष वात पित्त कफ, सभी धातु, 7 प्रकार की धातु, 13 प्रकार की अग्नि, ये सम है,
उनका बैलेंस है, और उसके ऊपर से क्या बोले वो, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, इतना सब बैलेंस होने के बावजूद भी अंदर से प्रसन्नता की अनुभूति है, तभी हम कहेंगे व्यक्ति स्वस्थ है। नेचुरोपैथी में जाएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा में, तो वो क्या कहते हैं, उनका बहुत सीधा सिस्टम है। हमारा जो बाहर का वायुमंडल है उसमें पृथ्वी तत्व कितना है, जल तत्व कितना है, आकाश तत्व कितना है, अग्नि तत्व कितना है, जितना बाहर है उतना अंदर भी बैलेंस रहना चाहिए। ये डिसबैलेंस हुआ तो व्यक्ति बीमार होता है, वो बाहर से डिसबैलेंस हो या अंदर से डिसबैलेंस। व्यक्ति स्वस्थ है, बहुत अधिक गर्मी में है तो भी परेशान होगा, बहुत अधिक ठंडक में है तो भी परेशान होगा, बहुत अधिक ड्राइनेस में तो भी परेशान होगा, बहुत अधिक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो भी परेशान होगा। ये दोनों का बैलेंस रहना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। उसको बैलेंस करना एक न्यूरोथेरेपी पद्धति, जैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है ऐसे न्यूरोथेरेपी, एसिड और अल्कली सिस्टम है उनके यहाँ, उसको वो बैलेंस करते रहते हैं। ये दोनों सिस्टम बैलेंस रहना चाहिए। कुछ प्रेशर पॉइंट्स है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर ही होगी, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रेशर दे करके और एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, उसके सिक्रीशंस को ठीक करते हैं। और हमारे लिए भी अभी जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि एक लिम्फेटिक सिस्टम है, एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, दोनों का ठीक से बैलेंस बनना चाहिए। होम्योस्टेसिस इसलिए नाम दिया। ये होम्योस्टेसिस का मतलब ही यही है कि ठीक से अगर बैलेंस बन गया एनर्जी लेवल दोनों का, तो हम शरीर को ठीक कर सकते हैं। ऑक्यूप्रेशर वाले क्या बताते हैं, कन्वेक्शन वेव्स हमारी ठीक चलनी चाहिए। जो मर्म थेरेपी आयुर्वेद में करते हैं या ऑक्यूपेंचर करते हैं, वो क्या बताते हैं, वो जो वीक पॉइंट्स हैं उनका एनर्जी लेवल ठीक करते हैं। साधना, ध्यान साधना इसमें चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। अर्थात ये जो ह्यूमन बॉडी है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किसी एक सिस्टम को लेकर चलेंगे आपको जानकारी मिलती रहेगी। हम जिस सिस्टम से डील करें उसी में आगे बढ़ते रहिए, दूसरे को समझते रहिए, जानते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे मिले जुले शब्द प्रयोग होते हैं, उनको उनके सही अर्थों में समझना चाहिए। इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम एक प्रकार का शब्द है, होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच ये और एक प्रकार का शब्द है, इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज और एक तीसरे प्रकार का शब्द है। मैं पूरे देश में जाता हूँ, सब प्रकार के चिकित्सकों से मिलता हूँ। अभी पिछले दिनों 18 तारीख को नेचुरोपैथी डे होता है, 18 नवंबर को, तो मैं दिल्ली में INO का एक कार्यक्रम था, उसमें था, और एक सेशन था उनका इंटीग्रेशन का। उसमें एक वक्त मैं भी था, एक एम्स के रिटायर्ड प्रोफेसर भी थे, एक RML की एक महिला प्रोफेसर भी थी, एक आयुर्वेद के डायरेक्टर भी थे और एक नेचुरोपैथी के भी डायरेक्टर थे, एक इंस्टीट्यूट के। अब हर एक को क्या लगता है, हमने अपनी एक्टिविटी की, उसके साथ दूसरी पद्धति की, दूसरी एक्टिविटी की, ये हमारा इंटीग्रेशन है। मैंने कहा ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी है। आप अपना काम कर रहे हो, अपनी पद्धति से आगे बढ़ रहे हो, आपने दूसरी पद्धति की सहायता ली, उसका रिकवरी लेवल बढ़ाया, ये एक्टिविटी है आपकी, बिल्कुल इतना ठीक है, रिकवरी लेवल बढ़ गया, इंटीग्रेशन नहीं है। होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, आप एक सिस्टम में आगे बढ़ रहे हो, दूसरे सिस्टम को बीच में इनकॉर्पोरेट करते हो, फिर तीसरे को करते हो, ये केवल आपकी सोच है। इंटीग्रेटेड ये भी नहीं है। इंटीग्रेटेड फिर क्या है, तो जैसे कोई एक पेशेंट है, उसका हमको ट्रीटमेंट करना है और हम अलग अलग थेरेपीज के लोग जानकार बैठे हैं, तो हम सब मिल करके तय करेंगे कि कहाँ पर इसको एलोपैथिक सिस्टम की आवश्यकता है, कहाँ पर आयुर्वेद की, कहाँ पर योग की, कहाँ पर होम्योपैथी की, कहाँ पर और दूसरे सिस्टम की, कहाँ पर मेडिटेशन की आवश्यकता है। ऐसा सब मिलाकर हम एक पूरा एक प्लान बनाएंगे उसके लिए कि जिससे वो जल्दी से रिकवर हो सके। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, अपना अपना सिस्टम अपना काम करता जाएगा, हम अप्लाई करते जाएंगे, वो रोगी ठीक होगा। अर्थात ये सिस्टम पेशेंट सेंट्रिक है। हमारा सिस्टम अभी पैथी सेंट्रिक है,
हमको कहां पर जाना पड़ेगा? पेशेंट सेंट्रिक पर जाना पड़ेगा। तब हम ये रिकवरी फास्ट कर पाएंगे, लोगों को सेवा भी दे पाएंगे, क्योर भी कर पाएंगे। और इसलिए यह जो पहलू है इसको भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। और एक पहलू है, भारत सरकार एक बहुत बड़े कैनवास पर काम कर रही है, हम थोड़ा ध्यान करें। अभी तो ये कुछ बोर्ड्स बने, मॉडर्न मेडिसिन के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बना, आयुर्वेद यूनानी सिद्धा के लिए NCISM बना, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। योग एंड नेचुरोथेरेपी के लिए अलग से एक आ रहा है, नहीं एलाइड स्किल अलग से आ रहा है। होम्योपैथी के लिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी और एक अलग बना। एक और बोर्ड आ रहा है जिसमें सब थेरेपीज का थोड़ा थोड़ा पार्ट है, हर एक का है। वो लेट ही इसीलिए हुआ कि जगह जगह से रिप्रेजेंटेशन आते थे, मेरे बस भी आते थे, तो मैं बोलता था मंत्रालय को, तो वो कहते थे कि जो भी आपको मिलते हैं आप सबको बताइए, हमको रिप्रेजेंट करो। तो वो जो लिख के भेजेंगे उसके आधार पर हम कुछ कुछ मैटर उसमें डालने वाले हर एक का, कि जिससे कोई पद्धति छूटे नहीं, हम हर एक को लेंगे। तो हर एक को हम एक अम्ब्रेला के अंतर्गत लाना चाहते हैं, जिससे सबको ध्यान में आए कि हर पद्धति की विशेषताएं हैं। उसको पुष्पित पल्लवित इसीलिए हो रही है कि उनकी विशेषताओं के कारण से व्यक्ति को लाभ होता है, व्यक्ति ठीक होता है। वो बोर्ड आने वाला है। हाँ, बोर्ड को आने में देर लगती है, मैंने उसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। वो कैबिनेट तक जाता है, फिर नीचे आता है, वो 2-3 साल लग जाते हैं उसमें। और एक चीज ध्यान करिए, कोरोना के सेकेंड वेव के समय, सेकेंड वेव बीत चुकी थी, 19 अप्रैल 2022 WHO के आग्रह पर भारत सरकार ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम GCTM उसकी स्थापना गुजरात के जामनगर में की। भारत के प्रधानमंत्री भी थे, WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस भी थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी थे प्रवीण जगन्नाथ जी, ऑनलाइन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के प्रधानमंत्री भी जुड़े थे। उसके बारे में अगर हमको ठीक से जानकारी होगी तो हमारी सारा ये जो परिश्रम है ये काम आएगा। कि वो जो GCTM है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, वो केवल भारत के अंदर चलने वाले ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से जुड़ा ही नहीं है, उसके साथ साथ पूरे विश्व के 170 देशों के सभी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का अध्ययन भी है, शोध भी है, कॉमर्स भी है। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, जब हम अपने देश में इतनी चिकित्सा पद्धतियों को देखते हैं तो 170 देशों में कितनी होंगी? उस अम्ब्रेला के अंतर्गत सब आने वाले हैं और इसीलिए वो धीमे धीमे डेवलप हो रहा है। और उस सेंटर की और एक विशेषता है, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ कोई भी इंटरनेशनल सेंटर जितने भी है वो सभी विकसित राष्ट्रों में, यूरोपियन कंट्रीज में तो अमेरिकन कंट्रीज में, वो अकेला एक ऐसा सेंटर है जो भारत के अंदर है। भारत UNO की लिस्ट में विकासशील देशों के अंतर्गत आता है, डेवलपिंग कंट्रीज की सीरीज में आता है, और इसलिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तो और एक चीज आ गई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इतना अधिक करके दे दिया उनको कि WHO पूरा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पर डिपेंड कर गया है। उन्होंने एक ICD-11 एक सिस्टम डेवलप किया है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 11, जिसके अंतर्गत कि अगर एक रोग है, उसके ये लक्षण हैं, तो किस पद्धति में कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, हर व्यक्ति उसको अपने लैपटॉप पर चेक कर सकता है।
एलोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी, जितनी पद्धतियां हर पद्धति में आ रहा है। जो छूट जाती है वो और ऐड होती चली जा रही है उसमें। तो उस दिशा में काम चल रहा है और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैंने एक उदाहरण दिया। प्रश्न खड़ा होता है कि आगे कैसे बढ़ना। किसी भी पद्धति को बढ़ने के लिए कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ परिणाम चाहिए। सभी पद्धतियां ऐसे ही विकसित हुई है, कोई बहुत पहले से एजुकेशन सिस्टम में नहीं आई है। सभी पद्धतियां इसी क्रम से ही आई है कि कुछ कुछ लोगों ने प्रयोग किए, उसके परिणाम दिखलाई पड़े, लोगों ने रिसर्च की, डाटा इकट्ठे किए और धीमे धीमे उसका एक सिस्टम आ गया। और मैं देखता हूं कि बहुत पुराने समय से ये सारी पद्धतियां एक एक करके सिस्टम में लाइन में आती चली जा रही हैं। उसी में पूरे देश में घूमता हूं। पूरे देश के मुझे आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। केवल भोपाल में मिले ऐसे नहीं है, यहाँ पर भी मिले हैं, यहाँ पर भी हैं कई लोग तो मुझे मिलते रहते हैं। और आरोग्य भारती के कार्यकर्ता भी हैं वे। जैसे यहाँ मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया, बुलाया, मैं दूसरी जगह भी जाता हूँ। प्रयाग में भी बड़ा सेंटर है, वहाँ भी एक ग्रुप है। दिल्ली में भी मुझे मिलते हैं, महाराष्ट्र में भी मिले मुझे। तो मुझे मिलते हैं लोग, मैं हर एक की बात सुनता हूँ, समझने की कोशिश भी करता हूँ और यथासंभव कौन सी बात कहाँ पहुँचाना है वो भी कोशिश करता हूँ। और इसीलिए प्रमाण भी चाहिए, परिणाम भी चाहिए, ये दोनों चीजें ध्यान रखिए। डाटा भी चाहिए, प्रभाव भी चाहिए, रिजल्ट भी चाहिए। और मैंने कहा कि राज्याश्रय चाहिए, ये तो चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिना राज्याश्रय के काम नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज अगर है और राज्याश्रय नहीं है तो भी कमजोर है। तो वास्तव में राज्याश्रय भी चाहिए, लेकिन राज्याश्रय कम मिलता है कि वहां पर बैठे लोग बहुत जानकार नहीं है। वो बाल की खाल निकाल सकते, इतने जानकार हैं, विषय के जानकार नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं, उनको भी देखता हूँ, बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहता हूँ, उनको भी जानता हूँ मैं। और इसलिए वहां के लोगों को जो भाषा समझ में आती है, हमको अपनी बात उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। नियम कानून, फाइनेंसेस, नेगेटिव साइड, ये उनके देखने के पहलू रहते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम उनके देखने के पहलू रहते हैं। पब्लिक एक्सेप्टेंस के लिए कुछ कुछ पायलट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सरकार भी करती है, राज्य सरकारें भी करती है, केंद्र सरकार भी करती है। अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ बराबर। अब बहुत सारी थेरेपीज के भी चल रहे हैं, वो चल ही इसीलिए रहे। और मैं देखता हूँ जहां जहां पर लोगों ने मेहनत की, अधिक लोग जोड़े, अधिक प्रमाण दिए, धीमे धीमे वो ऊपर आने लगते हैं। ऊपर आने लगते मैंने इंटेलेक्चुअल क्लास में चर्चा होने लगती है। जैसे जैसे चर्चा होती है वैसे वैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आज से लगभग 2 साल पहले का उदाहरण है, 1.5 साल हो गया होगा। न्यूरोथेरेपी के हमारे डॉक्टर वो है आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी। उन्होंने अपनी पद्धति से हमारे नितिन गडकरी जी को ठीक किया। तो 23 अगस्त को, जैसे वो 30 नवंबर यहाँ बताया ना अभी दिवस होता है, ऐसे उनका 23 अगस्त को होता है। तो एक बार उन्होंने निवेदन किया नितिन गडकरी जी से कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि कितनी दूसरी पद्धतियां हैं, उन सबके एक्सपर्ट्स को बुलाओ, हर एक के 2-2, 3-3, 4-4। वहां पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के भी थे, कौन थे भी मुझे तत्काल ध्यान में नहीं, लेकिन थे। और हर पद्धति के लोगों को अपनी 2 ही चीजें बतानी थी, 3 चीजें, हमारी थेरेपी की विशेषताएं, हमारी थेरेपी की सीमाएं और कुछ परिणाम। सबने बताया और सबके ध्यान में भी आया कि हर थेरेपी की विशेषताएं हैं, परिणाम भी हैं। हर एक को राज्याश्रय चाहिए, हर एक को चाहिए। और इसलिए
मेरा कहने का मतलब है प्रयोग चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, जितना लगातार काम करते रहेंगे पूरे देश में, उतनी तेजी से एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, पब्लिक अवेयरनेस जो बढ़ेगी। अभी जो दिखाए एविडेंस बिल्कुल काम करेंगे, ये हमेशा काम करने वाले, ऐसे ही चाहिए। ये बहुत अच्छा है। एक सावधानी है, नो शॉर्टकट और नो दावा। अभी अजय जी ने बोलते समय क्या बोला कि हमारे पास जो पेशेंट आया उसका एनर्जी लेवल बढ़ा देते हैं, वो कितना ठीक होगा नहीं होगा हम दावा नहीं करते। उन्होंने बहुत सावधानी से शब्द प्रयोग किया, उसका एनर्जी लेवल हम बढ़ा देते हैं। यही बात अगर आयुर्वेदाचार्य बोलते तो क्या कहते हैं, हम उसकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ा देते हैं। यही बोलते हैं ना वो, यही बोलना चाहिए। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, इसके आकर्षण में भी नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी एक आधा किसी का दिमाग घूम जाता है और हम इलीगल हो जाते हैं और फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अभी इस पर भी चर्चा चल रही है ऊपर कि सब बैचलर डिग्री वाले लगा सकते हैं क्या, तो बीएससी वाला क्यों नहीं लगाएगा? एमबीबीएस भी तो बैचलर डिग्री है, बीएमएस भी तो बैचलर डिग्री है, बीएएमएस भी तो बैचलर डिग्री है, बीएचएमएस भी तो बैचलर डिग्री है। वो करने के बाद डॉक्टर हो गया, तो बीएससी वाला क्यों नहीं होगा? सोचने का विषय। तो इसलिए उस पर चर्चा चल रही है ऊपर कि कौन लोग डॉक्टर लगा सकते हैं, कौन नहीं लगा सकते। वो आएगा विषय, वो परिष्कृत रूप में आएगा, है पहले से। इसलिए नो शॉर्टकट नो दावा, शब्दावली का बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, इसको ध्यान में रखिए। सातत्यता और निरंतरता से हमारा वैल्यू एडिशन होगा, इस बात को भी ध्यान रखिए। सातत्यता से काम करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, अवश्य हमको परिणाम मिलने वाला है। और सभी पद्धतियों के समान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी विकसित हो रही है, आगे भी होगी, परिणाम भी मिलेगा। मैं भी आपके साथ में चिंता करता हूं। हम सभी लगातार परिश्रम करते हुए परिणाम देते रहें, कुछ कुछ डाटा इकट्ठे करते रहें, जहां तक संभव हो सके उसको प्रकाशित भी करते रहें, तो अवश्य ही हम सबका एक्यूमुलेटेड जो एफर्ट है वो एक न एक दिन अवश्य सफल होगा। सभी को शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।